नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अभी जब ये एक यूएसएड की फंडिंग बंद हुई तो बहुत सारे गड़े मुर्दे उखड़ने लग गए हैं। किस तरह से इसमें राजनीति शुरू हो गई है। ट्रंप कुछ बोल देता है, उसमें भारत के नेता एक दूसरे पे आरोप लगाने लगते हैं और ये भूल जाते हैं कि ट्रंप इसके बहाने भारत की राजनीति में दखलंदाजी की कोशिश कर रहा है। और इसी दखलंदाजी के सिलसिले में जब गड़े हुए मुर्दे निकल रहे हैं, लाशें निकल रही हैं, तो कुछ ऐसी हकीकतें हमारे सामने आकर खड़ी हो गई हैं जो चौंकाने वाली हैं। और इन हकीकतों में से सबसे बड़ी हकीकत जो मैं अब आपके सामने साझा करने वाला हूँ वो ये है कि क्या भारत की नोटबंदी विदेशी ताकतों के इशारे पर की गई थी। क्या भारत की नोटबंदी के पीछे यूएसएड जैसा फैक्टर था? ये प्रश्न आपके मन में उठेगा जब मैं ये सारी चीज़ें आपसे साझा करूंगा। और अगर की गई थी तो क्यों की गई थी, और इसका मकसद जो था क्या वो वही था जो हमको बताया गया था 4 कारण, या कोई ऐसा मकसद था जो इस देश के लोगों को गुलाम बनाने की दिशा में एक नया प्रयोग होने वाला था, जिसको कहीं और प्लान किया गया था और उसको भारत में एग्जीक्यूट किया गया। भारत में ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे देशों में इसको एग्जीक्यूट किया गया। सीधे सीधे नोटबंदी नहीं हुई, लेकिन अलग अलग तरीक़ों से। लेकिन इनमें से एक भी बात आप पुख्ता तौर पे नहीं कह सकते हैं। भारत सरकार नकार चुकी है कि उस फंडिंग से नोटबंदी का कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन ऐसा लगता है मुझे कि शायद इसके पीछे वही कारण रहा है। हम अगर इस वीडियो को शुरू करें तो उसके लिए हमको एक छोटा सा घटनाक्रम समझना पड़ेगा कि भारत में नोटबंदी कब आई और कैसे आई। और इस घटनाक्रम को समझने के लिए अगर आपने मेरा मेगा एपिसोड देखा हो 2-4 दिन पहले कि दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर कैसे चेंज हो रहा है और दुनिया की जो बड़ी बड़ी ताकतें थी जो दुनिया को कंट्रोल करती थीं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाली, उनकी दुकान उठती जा रही है और पीटर टील जैसे लोग टेक ओवर करते जा रहे हैं। लेकिन दोनों पक्षों के बीच में भी एक कॉमन चीज़ मिलेगी जिसका आज के वीडियो से लेना देना है। सबसे पहले इस पे आते हैं, उससे पहले आप छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद लौट के आते हैं। थोड़ा हमारा भी एक ये लाल वाला आप देख लीजिए, 10 सेकेंड में अभी आया। वीडियो शुरू करने से पहले निवेदन है कि जो लोग 2-2, 4-4 रुपए की रकम ये QR कोड स्कैन करके भेजते हैं वो कष्ट ना उठाएं। और कई लोग जो है वो रोज़ 1 रुपया भेज रहे हैं, कई लोग रोज़ 5 रुपये भेज रहे हैं। बहुत लंबा हो जाता है वो पढ़ना और बार बार नोटिफिकेशन आते हैं, तो कभी इकट्ठा होके, और बहुत ज़रूरी नहीं, मैं आपको बार बार निवेदन करता हूँ, बहुत लंबे समय बाद कह रहा हूँ कि जिन लोगों के पास अपनी आय से अतिरिक्त कुछ पैसे बच रहे हैं, उस पैसे में से भी एक बहुत छोटा सा हिस्सा अपनी पूरी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद अगर आपको लगता है तो ही दें, वरना इस चैनल पे उन लोगों का अधिक अधिकार है जो हमें भुगतान नहीं करते हैं। ये फिलॉसफी मैं हमेशा बताता रहा हूँ। अब हम शुरू करते हैं कि ये पूरा सिलसिला कहाँ से आया। मैंने अभी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाला जब एपिसोड बनाया था तो उसमें बताया था कि बिल गेट्स का एक बहुत बड़ा रोल है, और जो इल्यूमिनाटी क्लब है या गैंग है या गिरोह है उसके ये सदस्य हैं और पूरी दुनिया को नियंत्रित करने के बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। उसमें एक बात और कही जाती है कि एक पूरी दुनिया में टोटलिटेरियन स्टेट को स्थापित करना है जिसमें टोटल कंट्रोल हो, और एक सर्विलांस स्टेट हो, यानी पूरा वो जो गैंग है उसका पूरी दुनिया पे नज़र हो, कंट्रोल हो। इस दिशा में अगर हम वो चीज़ फैक्ट दिमाग में रखें तो हमको आगे चीज़ें जुड़ती हुई दिखती हैं। हुआ ये कि 2010 से 15 के बीच में BMGF, अब ये क्या है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जो कोरोना के टाइम पे भी काफ़ी बदनाम हुआ था, ये एक चैरिटी संस्था है बिल गेट्स की। और ये माना जाता है कि ये लोग करते तो चैरिटी हैं, लेकिन चैरिटी के नाम पे ये रणनीतिक इन्वेस्टमेंट करते हैं और दुनिया भर की पॉलिसीज़ को
इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। ये देशों को अलग अलग समाज सेवा के लिए पैसे देते हैं, अमेरिकन हैं आखिर, और उस पैसे को देने के साथ साथ उन देशों की नीतियों में दखल देने की कोशिश करते हैं। तो बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन बहुत बड़ा फाउंडेशन है और कोविड के टाइम पे बहुत सारी दवा कंपनियों में इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था और बहुत सारा टीका बिका, उन कंपनियों को फ़ायदा हुआ और ऐसा माना जाता है कि इस हाथ से इन्होंने दान किया, उधर से पैसे कमा लिए। ये आरोप लगा, जिसकी बहुत ज़्यादा मैंने रिसर्च नहीं किया, लेकिन ये वाइडली कहा गया। कहा ही नहीं गया, जिन्होंने ये कहा था उनको प्रतिबंधित भी किया गया, सोशल मीडिया के उनके पोस्ट भी डिलीट किए गए वगैरह वगैरह। 10 से 15 मई के बीच में BMGF की वेबसाइट बताती है, यानी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की वेबसाइट बताती है उस बिल गेट्स की जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के पूरे सिस्टम का कर्ता धर्ता जो है उनमें से एक माना जाता है। और वो कह रही है कि उसने 10 से 15 के बीच में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया। उसने छोटे फिनटेक स्टार्टअप्स और मोबाइल वॉलेट कंपनियों को फंडिंग की और इसके पीछे नाम लिया गया कि जो गरीब गांव में रहने वाले लोग हैं, वंचित समुदाय के लोग हैं, उनके अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी आएगी। भारत में लोगों की पहुंच इंटरनेट तक नहीं है, आधे लोग आज तक इंटरनेट से दूर हैं, मोबाइल फ़ोन तक नहीं है, मोबाइल का पेनिट्रेशन नहीं है। ऐसे देश में फाइनेंशियल लिटरेसी ये कैसे लाएंगे? तो इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? माना यह गया कि इसके पीछे मकसद ये हो सकता है कि दुनिया भर में जब लेन देन सारे डिजिटल हो जाएंगे, रोकड़े में लेन देन नहीं होंगे, जिसका पूरा मकसद था, तो उन पे नज़र रखी जा सकेगी, क्योंकि इस लेन देन का डेटा इन कंपनियों के ज़रिए दुनिया भर के बड़े बड़े लोग अपनी नज़र में रख सकते थे और सरकारें भी इससे खुश थीं कि उनको जनता के एक एक लेन देन पर नज़र रखने में मदद मिलेगी, यानी सर्विलांस स्टेट। 2015 तक जो है ये चला। उसके बाद 2014 के बीच में प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू होती है और ये 28 अगस्त 14 में शुरू जरूर हुई है, लेकिन मेलिंडा गेट और बिल गेट्स का ये सिलसिला जो 2010 से शुरू हुआ था, उसमें मनमोहन सिंह ने पहले ही इसको शुरू कर दिया था, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम। जो लोग मोदी जी से प्रेम करते हैं, जिनको ये लग रहा हो कि मैं मोदी जी की आलोचना कर रहा हूँ, वो जान लें कि मनमोहन सिंह के टाइम में ही बिल गेट्स साहब जो है उनके ये मनोकामना पूरी होनी शुरू हो गई थी। हमारी सरकार, चाहे वो मनमोहन सिंह की हो या मोदी जी की हो, ये लगातार बिल गेट्स साहब से मुलाकात करती रही है। बिल गेट एक ऐसा उद्योगपति है जिसकी इतनी हैसियत है कि वो जब चाहे तब भारत के प्रधानमंत्री से मिल सकता है। उनको ये विशेष दर्जा क्यों मिला हुआ है, कैसे मिला हुआ है, ये हमको समझना पड़ेगा और समझने की बहुत ज़रूरत है। और जब भी वो मिलते हैं, निश्चित तौर पे वो सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए नहीं जाते हैं, वो कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस करने जाते हैं। तो उस सिलसिले में ये 28 अगस्त 2014 को जब जनधन योजना शुरू हुई, तो इसमें एक चीज़ प्लांट कर दी गई कि हर आदमी का बैंक खाता होगा। और जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम थी मनमोहन सिंह की, उसका नाम बदल दिया गया जनधन योजना। सबका बैंक खाता होना ऐसे बताया गया जैसे कि एक महान उपकार है जनता के ऊपर प्रधानमंत्री का कि सबको बैंक खाता मिल रहा है, जबकि सच ये था कि हर आदमी के पैसे को सिस्टम से घुमाया जाएगा ताकि उस पर नज़र रहेगी और उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अभी तक जो व्यवस्था है उसमें पैसे को सरकार कभी भी अपनी मुट्ठी में नहीं ले सकती। ये भविष्य में ऐसी योजना भी बना रहे हैं जिसको ये लोग कह रहे हैं, दुनिया के बहुत सारे देशों में आ रहा है एक साथ, सिर्फ भारत में नहीं, जिसको ये लोग कह रहे हैं भारत में डिजिटल रुपी, या फिर जिसको कहा जाता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, CBDC। यानी नोट नहीं होगा, आप अपने मोबाइल से पेमेंट कर दोगे, मोबाइल से चला जाएगा, मोबाइल से आ जाएगा, रुपया बैंक से भी आपको मोबाइल में मिलेगा, यानी कागज़ का नोट छपेगा ही नहीं, मोबाइल से मोबाइल पेमेंट होती रहेगी। तो ये जो योजना है ये बहुत सारे देशों में डाली गई। जब ये योजना आ जाती है तो सरकार सिर्फ नज़र ही नहीं रखेगी आप पे, सरकार के पास ये ताकत भी आ जाएगी कि वो जब चाहे एक बटन दबाए आपके सारे खाते ब्लॉक कर दे, क्योंकि आधार से पहले जोड़ चुकी है, पैन से पहले जोड़ चुकी है, तो आपका पैसा पूरी तरह से सरकार की निगरानी में है। और ये बाकायदा प्रधानमंत्री की जो योजना है जनधन योजना, उसकी वेबसाइट पे सारी चीज़ें हैं।
15 और 16 में एक और सिस्टम आया जिसमें और ज़्यादा सर्विलांस स्ट्रांग हो जाती थी, वो था फास्टैग और यूपीआई। फास्टैग के ज़रिए जब भी आप कहीं से भी जाएंगे या आएंगे, आपके ऊपर नज़र रखी जा सकती है, क्योंकि आपकी एक एक मूवमेंट कहीं ना कहीं रजिस्टर हो रही है। अब इसका अगला चरण भी आ रहा है जिसमें आपकी मूवमेंट सैटेलाइट से निगरानी की जाएगी। बीच बीच में टोल से ही पता नहीं लगेगा कि आप कहाँ कहाँ गए। आपकी पूरी आपके ऊपर नज़र होगी सैटेलाइट से, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। और ये जो है एक तरह से उस पेमेंट के जो पूरा सिस्टम है उसका जो कंट्रोल है उसको पुख्ता किया जा रहा है। इसके बाद में सितंबर 2016 में एक इंक्लूसिव कैशलेस पेमेंट पार्टनरशिप यानी कैटलिस्ट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाता है सितंबर 2016 में। और ये प्रोजेक्ट यूएस एड का प्रोजेक्ट है। बिल गेट्स पहले से इस पे काम करता है। उसके बाद बिल गेट्स की सरकार अपना जो यूएस एड है, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी अपना जो चैरिटी करती है एजेंडा के साथ करती है। उसके ज़रिए इंक्लूसिव कैशलेस पेमेंट पार्टनरशिप की शुरुआत होती है, जिसका उद्देश्य होता है कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, यानी नोटों से नहीं, लेन देन ऑनलाइन करो, डिजिटल तरीके से करो ताकि सरकार का कंट्रोल रह सके। और यहाँ आपको सरकार का कंट्रोल दिख रहा है, लेकिन आप मेरा मेगा एपिसोड देखेंगे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जहाँ बात होती है तो वहाँ पर कंट्रोल दुनिया की उन महाशक्तियों का है जो अमेरिका जैसी सरकार के राष्ट्रपति को भी नियंत्रित करते हैं, उन पर भी कंट्रोल रखते हैं। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन उसका एक हिस्सा है। तो यूएस एड जो है वो मदद देता है। सितंबर 2016 में और 8 नवंबर 2016 को मोदी जी अचानक 8 बजे टीवी पर आते हैं और कहते हैं कि आपका जो रुपया था वो रद्दी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। नोटबंदी हुई और उसके बाद में भारत सरकार ने जो नोट दिया वो 2000 रुपये का नोट था। ऐसा नोट जो एक बार आपके पास आ जाए तो उसको भुनाना मुश्किल हो जाए और आपको मजबूरन जो अभी तक छोटे छोटे एजेंडे चले आ रहे थे, जैसे कि आपका यूपीआई का, जैसे कि दूसरी चीज़ों का, उसके ऊपर देश की एक झटके में निर्भरता डाल दी गई और पूरा देश कैशलेस की तरफ चला गया। और देश में ढिंढोरा पीटा जाने लगा भक्तों के बीच में कि भारत की सरकार ने नोटबंदी से कैशलेस का अपना लक्ष्य अचीव कर लिया है। यानी जिस यूएस एड की फंडिंग की आजकल बात हो रही है, उसके एक प्रोग्राम पे भारत सरकार ने पैसे ही नहीं लिए, 2 साल के अंदर नोटबंदी कर दी, ऐसा माना जा सकता है। लेकिन ये टाइमिंग है, हम ये भी मान सकते हैं कि संयोग रहा होगा। ये सब संयोग है जो कैशलेस की सब चले आ रहे हैं और मोदी जी ने भी कैशलेस का कुछ कर दिया। नहीं लिए होंगे वहाँ से पैसे, लेकिन ये चीज़ें ये सोचने पर मजबूर करती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हुआ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हालात कैसे हैं कि ये हुआ होगा। और ये जो पैसा है ये अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हुआ। 8 नवंबर को 500 और 1000 रुपये के नोट मोदी जी ने बंद कर दिए। लोग सड़कों पे आ गए, बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगने लग गई। गर्मियों के कारण बहुत सारे लोगों की मौत भी हुई, बहुत सारी परेशानियां सबने झेली। और ये कुल मिलाकर इसके कारण इस देश में जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जिसको पुश कर रहा था एजेंडा को 2010 से, उसको पंख लग गए और देश में कैशलेस पेमेंट तेज़ी से बढ़ गया। जो कैशलेस कभी नहीं करता था वो भी कैशलेस पे आ गया। कैशलेस पेमेंट को सेफ बताया गया। ये कहा गया कि इससे भुगतान करने पर ये टचलेस पेमेंट है तो आपको कोरोना नहीं होगा। कोरोना भी आया, उसमें भी यही व्यवस्था हुई। और 17-18 में नोटबंदी के बाद डिजिटल पेमेंट्स में फिर से BMGF बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा ट्रस्ट और माइक्रोसेव जैसे स्टार्टअप्स और नॉन प्रॉफिट्स को फंडिंग देने वाले प्रोजेक्ट लेके आता है कि अगर आप आ रहे हो छोटे छोटे आओ नॉन प्रॉफिट में। 2020-21 में
सरकार ने कोविड पर जो कुछ तरीके से कोविड का प्रबंधन किया, जो तरीके अपनाए, वो तरीके भी कहीं और से प्रेरित थे। WHO के निर्देश से चलते थे। WHO में बिल गेट्स के इन्वेस्टमेंट, अमेरिका के इन्वेस्टमेंट, ये किसी से छिपे नहीं हैं। और बिल गेट्स बाकायदा WHO को उस दौरान डिक्टेट कर रहा था। और उस दौरान भी जो भारत में तरीके अपनाए गए, उन तरीक़ों में कैशलेस का तरीका सबसे बड़ा था। यानी अगर आप मोटा मोटा इल्ज़ाम लगाना चाहो, जैसे इल्ज़ाम आजकल नेता लोग लगाने लगते हैं, जैसे IT सेल को छोड़ दिया जाता है, तो मोदी जी ने उन इल्ज़ामों के हिसाब से अमेरिका के कहने पर, अमेरिका के पैसे से भारत में नोटबंदी और कोरोना के दौरान कैशलेस सिस्टम, इन दोनों को बढ़ावा दिया। लेकिन हम यहाँ पर यही कहेंगे कि ये एक इत्तेफाक रहा होगा, तारीखें मिलती रहती हैं। लेकिन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाला बिल गेट्स पागलपन की हद तक इस देश में कैशलेस सिस्टम को लागू करने के लिए जोर डाल रहा था। इसको भारत के बाहर के देशों में भी इसी तरह से लागू किया जा रहा था, इसीलिए तो वर्ल्ड ऑर्डर है। मैं आपको बताता हूँ किस किस देश में ये हुआ। भारत में कैटलिस्ट प्रोजेक्ट UPI फास्टैग के ज़रिए ये हुआ। अफ्रीका में यानी केनिया में M-पेसा आया और उसको भी BMGF ने समर्थन दिया और वहाँ पर भी मोबाइल और डिजिटल पेमेंट शुरू किया गया। बांग्लादेश में बी कैश आया, वो भी मोबाइल वॉलेट सर्विस थी, ग्रामीण पेटीएम की तरह। ग्रामीण क्षेत्रों में ये कहा गया कि इससे आसान होंगी वित्तीय सेवाएं। भूखमरे देश में जहाँ लोगों के पास ना तो इंटरनेट है ना मोबाइल है, और वित्तीय सेवाएं गांव में आसान होंगी। बिल गेट्स हर जगह यही बातें करता है। नाइजीरिया में बेटर देन कैश अलायंस करके एक बनाया गया सिस्टम, और वहाँ पे BMGF ने माफ़ कीजिए, जहाँ BGMF बोल दिया उसको करेक्ट कर लीजिएगा, नगद लेन देन को डिजिटल कैश में बदलने के लिए पूरी ताकत लगाई। इंडोनेशिया में डिजिटल फाइनेंस सर्विसेज लैब्स, लैटिन अमेरिका में प्रॉस्पेरिटी फंड जो UK एड के साथ बनाया गया। यानी जहाँ जहाँ दुनिया में बिल गेट्स अपनी अपनी चला सकता था, हर जगह कैशलेस सिस्टम उसने घुसाया। अब इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है, इसको आप जानें, लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि इसको लेकर चिंताएं क्या थी पूरी दुनिया में। चिंता ये थी कि इससे डेटा प्राइवेसी का बहुत बड़ा मसला बन गया, क्योंकि मेरा और आपका फाइनेंशियल डेटा इसके बाद ट्रैक किया जा सकता था। मेरा पैसा कहाँ गया, उससे पैसा कहाँ गया। और ये जो ट्रैकिंग थी, ये सिर्फ सरकार के, किसी देश की सरकार के स्तर तक नहीं रहने वाली थी, क्योंकि ये जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे थे, इसमें एक अमेरिका का NGO BMGF इन्वॉल्व था, और वो हर जगह इन लोगों को फंड कर रहा था जो इसको लागू करने और चालू करने वाले थे। यानी यहाँ से अगर वो डेटा लेना चाहे तो उसको मना नहीं कर सकता। बताने की ज़रूरत नहीं है कि डेटा के खेल में बिल गेट्स दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से है, क्योंकि विंडोज़ जो आप इस्तेमाल करते हैं ये बिल गेट्स का है, सॉफ्टवेयर का शहंशाह है। वो पूरी दुनिया को कंप्यूटर से पहले दिया। फाइनेंशियल डेटा प्राइवेसी के साथ साथ फाइनेंशियल सर्विलांस भी हुई, और इससे बड़ी संख्या में निगरानी का खतरा बढ़ गया पूरी दुनिया में। मैंने आपको बताया था कि टोटल सर्विलेंस और टोटलिटेरियन गवर्नमेंट, यही आरोप लगते हैं ना तथाकथित काल्पनिक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे। इसके साथ साथ डेटा का सेंट्रलाइजेशन हुआ। सारा डाटा, अगर आप पूरे देश में UPI चला रहे हो तो क्या हो रहा है, एक संस्था है भारत में जो UPI को फैसिलिटेट कर रही है, डिजिटल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और वहाँ के ज़रिए ही तो ये रूट हो रहा है। यानी सारा डाटा कहाँ हो गया, एक जगह से रूट हो रहा है, यानी एक सेंट्रलाइज्ड डेटा बन गया। और इसमें USAID, BMGF जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरी दुनिया में लोगों की सिक्योरिटी के लिए चुनौती बन गई। जो खतरा है, आप सोचिए कि ये क्यों उन्होंने लागू किया होगा और हमारे वालों ने खुशी खुशी क्यों ले लिया होगा। इसको समझना है तो कल वाला मेरा एपिसोड देख लीजिएगा कि कैसे 1994 में जाके हमारे देश के एक सज्जन अमेरिकी एजेंडों को पूरी दुनिया में लागू करने वाली एक संस्था की ट्रेनिंग लेके आते हैं। उसके बाद वो मुख्यमंत्री बनते हैं, कभी वो कुछ बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, ऊपर ऊपर जाते चले जाते हैं। सिलसिलेवार मैंने आपको डेटा दिया है। इसके साथ साथ एक और चीज़ हुई कि जो भी भुगतान होगा उसका डिजिटल रिकॉर्ड होगा,
और रिकॉर्ड होगा तो नज़र रखी जा सकेगी। इसमें इसके साथ साथ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की जो बात मैं आपको कर रहा था, वो सारे लेन देन सरकारी नेटवर्क पे होंगे। यानी आप जो एक वर्चुअल नोट आ जाएगा, कागज़ का नोट नहीं मिलेगा। फिर मान लीजिए कि जैसा हो रहा है यूपीआई के मामले में, सरकार अगर चाहे तो वहाँ से आपसे पैसा भी वसूल सकती है, टैक्स भी लगा सकती है। अभी तक तो सर्विलेंस को हमारे देश के लोग मानते कोई बात ही नहीं है। और जैसा हो रहा है यूपीआई में, क्योंकि ये जितना ऑपरेशन चल रहा है इसका खर्चा कहाँ से निकलेगा, तो कल के दिन अगर डिजिटल करेंसी आती है, उसका खर्चा अगर निकालता है आरबीआई, वो पैसा कौन देगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इसके साथ साथ बहुत सारे बारीक मैनेजमेंट किए जा सकते हैं। यानी पूरा हमारी फाइनेंशियल आदतों से लेकर सब कुछ बदला जा सकता है। इसका सीधा सीधा असर जो है वो भारत के लोगों की स्वतंत्रता पर पड़ता है। जिस देश में आप 1 रुपया कहाँ खर्च कर रहे हो, कहाँ नहीं कर रहे हो, ये भी निगरानी में होगा, इस पर भी नज़र होगी। और असहमति के लिए जब सरकार 2 मिनट में कहीं पे इंटरनेट बंद कर देती है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि गिरिजेश वशिष्ठ ज़रा ज़्यादा वीडियो बना रहे हैं, इनका सारे खाते सीज कर दो। तो अभी तो क्या होता है, खाता सीज करते हो, कम से कम कागज़ का नोट दे के आप जो है काम तो चला लोगे। किसी से बोलोगे भैया खाते मेरे सील हो गए हैं तो मैं यूपीआई पेमेंट नहीं कर सकता, मुझे कागज़ के नोट दिलवा दो उधार, मेरा जब खुल जाएगा तो मैं लौटा दूंगा, उससे मैं आटा राशन ले लूँगा। लेकिन जब डिजिटल नोट होंगे और उसको सरकार ब्लॉक कर देगी तो कोई रोक लेगा क्या? और एक सरकार अगर प्रावधान कर भी जाएगी, दूसरी जगह हटा देगी। एक से एक तानाशाह है दुनिया में, हम अमेरिका में भी देख रहे हैं, अपने यहाँ पे भी देख रहे हैं। इस तरह से बहुत खतरनाक लेवल पे ये ले जा रहा है और एक सेंट्रलाइज कंट्रोल इस पे होगा। भारत में मैंने जैसा आपको बताया कि गरीबों के नाम पे, इसके उसके नाम पे इसको बेचा जा रहा है, लेकिन हकीकत क्या है, भारत में करीब 140 करोड़ आबादी है 2025 का जो अनुमान है, उसमें से केवल 85% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। 40% लोगों के पास इंटरनेट है ही नहीं। उसके बावजूद ये योजनाएं लागू की जा रही हैं। स्मार्टफोन केवल 75 करोड़ लोगों के पास में हैं और बाकी के लोगों के पास में केवल बेसिक फीचर फ़ोन हैं। गांव में इंटरनेट की पहुंच भारत में 40 से 45% ही है। यानी 55% गाँवों में, 55 से 60% गाँवों में इंटरनेट नहीं पहुंच पाया है। डिजिटल लिटरेसी 30 से 40% लोगों के पास ही है। फ़ोन है, इंटरनेट है, लेकिन उनको चलाना नहीं आता है। और इसके साथ साथ महिलाओं की इंटरनेट में की पहुंच केवल 30% है। और इसके बावजूद अगर फाइनेंशियल सर्विलांस लागू किया जाता है, आपको इस डिजिटल पेमेंट में फंसाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ इसमें ज़ोर लगाती हैं, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि इसके बाद इस देश के लोगों का क्या होने वाला है। ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि जब भी कुछ होता है इस धरती पे, उसके पीछे दुनिया में कहीं ना कहीं किसी ना किसी की कोई भूमिका होती है। अब हम ये समझेंगे कि इसमें क्या हम भारत सरकार को दोषी माने, क्योंकि बड़ा सवाल ये है, अगर भारत में 2002 से मान लिया कि मोदी जी ने नोटबंदी की, वो एक इत्तेफाक था, उसका इस पूरे इंटरनेशनल ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं था, इत्तेफाक था, संयोग था। तो इस देश में आके इस तरह से भारत में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, मेरे पैसे मैं किसको दे रहा हूँ, वो पैसे मुझे कैसे दे रहे हैं, इसको लेकर एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति चला रही है बिल गेट्स जैसी, जिसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से जिसका नाम जुड़ता है, तो वो क्या अपनी मर्जी से चला ले रही है। तो इसमें कई चीज़ें होती हैं। एक होती है पॉलिसी अप्रूवल। बगैर नीतिगत अप्रूवल के कोई ये काम नहीं कर सकता। इसके लिए भारत में काम करने के लिए किसी भी एनजीओ को, भले ही वो बिल गेट्स की क्यों ना हो, जो FCRA है, FCRA मतलब है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यानी विदेशी जो पैसा आता है उसको कंट्रोल करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है भारत सरकार के गृह मंत्रालय से। उसके बगैर ये काम कर नहीं सकता। और जितनी भी योजनाएं ये डिजिटल क्षेत्र वगैरह से संबंधित हैं, इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मिनिस्ट्री का जो MAITY जो डिपार्टमेंट है, उसकी भी भागीदारी होती है। उसके बगैर ये काम नहीं हो सकता। और अगर इतनी सारी अप्रूवल इस देश से उसको मिल रही हैं
और इतना बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें देश के बच्चे बच्चे को डिजिटल बनाया जा रहा है, तो पीएमओ की मर्जी के बगैर ये काम नहीं हो सकता। और इसीलिए ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के इन्वॉल्वमेंट का एक प्रमाण दिखाई देता है कि उनकी जानकारी में ही ये हो रहा था। भले ही बिल गेट्स ने ये सब अपने आप नहीं किया हो, क्योंकि डिजिटल इंडिया, फाइनेंशियल इंक्लूजन और कैशलेस अर्थव्यवस्था जैसे प्रोजेक्ट खुद पीएमओ लेकर आया, मोदी सरकार लेकर आई। और इसके साथ साथ कैटलिस्ट जैसे प्रोजेक्ट जो थे, कौन से प्रोजेक्ट, जो यूएसएड का पैसा आया था, जिसमें जो भारत में कैशलेस व्यवस्था को बढ़ाने वाला प्रोजेक्ट आया था, जो नोटबंदी से 2 साल पहले आया था, जिसका हमने जिक्र किया, उसके साथ में अगर आप डिजिटल पेमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हो, तो मुमकिन ही नहीं है कि वो यहाँ आ जाएं और प्रधानमंत्री मोदी जी को ना पता हो। यूपीआई, भीम ऐप, जनधन योजना जैसे सरकारी योजनाएं, और जिसमें इंटरनेशनल फोर्सेस के साथ में कोऑर्डिनेशन है, उनको नीतिगत मंजूरी मिली है, और तो प्रधानमंत्री की मोदी के बगैर कैसे मिल जाएगी, किसी भी प्रधानमंत्री के बगैर कैसे मिल जाएगी, ये भी बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, जिससे पता चलता है कि इसमें आसान काम नहीं है। क्योंकि बहुत सारे जो पॉलिसी मैटर हैं, उसमें बहुत सारे मंत्रालयों का भी तालमेल चाहिए होता है। तो कैबिनेट पूरी जब तक शामिल ना हो, तब तक ये हो ही नहीं सकता। इसके लिए इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी और विदेश मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री, उनकी स्वीकृति के बगैर ऐसे विदेशी फंडिंग और ये सब अगर यहाँ पे होने लग जाएं, तब तो लुट गई, भारत लुट जाएगा। कुल मिला के 2014 में नरेंद्र मोदी आते हैं, 15 में डिजिटल इंडिया अभियान शुरू होता है, 16 में नोटबंदी होती है, 17 में यूपीआई आता है, 18 में बीजीएमएफ और यूएसएड के साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात होती है, 2020 में कोविड-19 के दौरान डिजिटल भुगतान, और 23-24 में सीबीडीसी। यानी सारा का सारा खेल, जो फाइनेंशियल खेल है, वो मोदी जी ने इस ऑर्डर में किया। इसके साथ साथ बहुत सारे छुपे हुए एजेंडे हो सकते हैं, फाइनेंशियल सर्विलांस का हो सकता है, नीति निर्माण हस्तक्षेप का हो सकता है, और भी चीज़ें हो सकती हैं। और इन जानकारियों के आधार पे इस देश के बहुत सारे लोगों को दबाकर भी रखा जा सकता है। कैसे? बीजेपी के बहुत सारे देश में दफ्तर बन रहे हैं। अभी बीच में एक जानकारी निकल के आई थी कि साहब वो इलेक्शन बॉन्ड वाला जो मामला आया था, छोटा सा मामला था, उस मामले में कैसे लोगों को ने पैसे दिए और उसके बाद वो छूट गए, अलग अलग केसेस से ये आया। तो ये जो लेन देन हुआ, जो पैसे बीजेपी को दिए गए, छूट गए, ये सब कहाँ? ये बैंकिंग सिस्टम में ही तो था। ये जो नियम बनाया था भारत सरकार ने, वहाँ पे एक बाबू बैठता है नई दिल्ली की ब्रांच में एसबीआई की, वहाँ से बॉन्ड खरीदे जाएंगे, किसने बॉन्ड खरीदे, किस नंबर के खरीदे, किसको दान किया। तो ये जानकारी जब कंट्रोल हो सकती है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ हैं वो ये भी पता लगा सकती हैं कि जो बीजेपी ने भव्य दफ्तर बनाया है, आरएसएस की ज़बरदस्त बिल्डिंग बनी है, या पूरे देश में उनके जो पैसे से अलग अलग बिल्डिंग, दफ्तर, ये वो बना है, जिसके जो संसाधन बने हैं, केजरीवाल का शीश महल भी मान लो, हालांकि वो तो सरकारी पैसे से बना है, तो उसके ऊपर किससे पैसा आया, कहाँ से पैसा आया, वगैरह वगैरह सब कुछ डिजिटल होगा। तो क्या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लोग उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकते? और ये ऑफिशियल वाले वो नहीं, जो उनके अनऑफिशियल हैकिंग के तमाम तरीके हैं, उसका हमको नहीं पता अंदर ही अंदर। तो भारत में कौन नेता कितनी बेईमानी कर रहा है, इस पर नियंत्रण रखना उनके लिए आसान हो जाएगा, और इसी के जरिए उनका अपनी उंगली पे नचाना भी उनके लिए आसान हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। इस कहानी के बहुत सारे पहलू हैं जो हमको ये बताते हैं कि ये जो अमेरिका के आपस के झगड़े हो रहे हैं, उसमें पता चल रहा है कि ये देश खतर कैसे गुलाम होता चला गया। नेता लोग लड़ रहे हैं, वो कांग्रेस को दोष देते हैं, कांग्रेस इनको दोष देती है, लेकिन सच ये है कि मेरे देश में मुझसे वोट लेकर सरकार मेरे लिए नहीं चलाई जाती है, किसी और के लिए चलाई जाती है। नमस्कार, जय हिंद।